ग्रेविटेशन और कुछ अदर जो फोर्सेस होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक की तो ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट। तो नोट को हाईलाइट कर लेना ताकि सही क्वेश्चन देखते ही हम उस पर आंसर ना लगा दें। कौन सा कथन सही नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया था वो यूनिवर्सल था, सार्वत्रिक था, पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है। ब्रह्मांड में जितने गैलेक्सीज मौजूद है सब जगह लागू होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इट इज अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंडों के बीच। तो बिल्कुल ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड मौजूद है, उनके बीच प्रमुख फोर्स है ये, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, बिल्कुल ठीक है। जो एटम्स होते हैं उनके लिए ये बहुत नगण्य काम करता है, इतने स्मॉल लेवल पे जाके। और यह हमारे ब्रह्मांड में पिंडों के सभी युग्मों के लिए समान है। तो क्या ये सेम है ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज के लिए? तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। देखो, एक मास 1 है, दूसरा मास 2 है। अलग अलग मास के दो पिंड हैं, दो बॉडीज हैं, उनके बीच जब डिस्टेंस अगर r होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रिलेशन में आता है? दोनों मासेस के, दोनों द्रव्यमानों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके साथ स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से। तो यहां तो मास डिपेंड कर रहा है बॉडीज का, तो अगर बॉडीज बदल गई तो उनका मास बदल गया, तो ये फोर्स बदल गया। तो क्या ये सेम होगा सभी बॉडीज के लिए जो यूनिवर्स में मौजूद है? नहीं, ये डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडीज के ऊपर और उनके बीच की डिस्टेंस। तो इनमें से कुछ भी बदलेगा तो हर पेयर के लिए अलग अलग होगा। तो हमारा आंसर हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा गलत ही पूछ रहा है वो, तो हमारा आंसर हो गया ये सबके लिए सेम नहीं होगा, हर बॉडी के लिए अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first to experimentally determine the value of universal gravitational constant? देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी अभी हमने बात की कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट या पिंडों के मास के, द्रव्यमान के और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली। जब यहां से ये साइन हटाया जाता है तो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, कैपिटल जी। इसके नाम में देखो कैपिटल जी है ये, और इसके नाम में यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये पूरे यूनिवर्स के लिए क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो किस साइंटिस्ट ने निकाली थी। तो देखो, इसकी जो वैल्यू थी वो हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट की थी, फैक्ट है, याद रखना है आपको। और इसकी जो वैल्यू थी, या अगर मैं आपको बताऊं, आप देखो यहां से इसकी यूनिट देखो, अगर जी को इस तरफ ले आए तो फोर्स और साथ में आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और अपॉन में आ जाएगा m1 m2। तो हम इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगी? फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन में मास की होती है किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हो गई है इसकी यूनिट। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। और ये है कैपिटल जी की वैल्यू, तो डायरेक्ट याद रखनी है। और ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होती है। अगेन मैं बता रहा हूं, हर प्लेनेट के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी। तो जी जो वैल्यू जो चेंज होती है हर प्लेनेट के अकॉर्डिंग, वो स्मॉल जी होती है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। वो डिफरेंट थिंग है, वो ये कैपिटल जी नहीं है। इसके नाम में यूनिवर्सल है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना इससे। ये पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होगा, मून के लिए, अर्थ के लिए। और इसकी वैल्यू भी ये है जो फिक्स कर दी गई है। इस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 होती है, लेकिन ये हर प्लेनेट के लिए चेंज हो जाती है, क्योंकि यह अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू। दूध को मथने से मलाई अलग होने का क्या कारण है? देखो, वॉशिंग मशीन का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, या मिल्क से फैट का सेपरेशन पूछ लिया जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें कंसेप्ट क्या है, वस्तुओं घुमाया जा रहा है ना तेज गति से, वॉशिंग मशीन में भी घुमाते हैं। मिल्क सेपरेशन के लिए फैट वगैरह निकालना है तो भी काफी ज्यादा उसको बिलो होना जो किया जाता है, उसमें घुमाया जाता है उसको काफी स्पीड पे। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को तेजी से घुमाओगे, देखो कंसेप्ट समझना, ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, इस पर अगर कोई वस्तु बहुत तेजी से घुमाई जाए तो इस वस्तु पर बाहर की तरफ केंद्र इस तरफ है,
केंद्र के अपोजिट की तरफ, बाहर की तरफ एक धक्का लगता है, एक बल लगता है, इस बल को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में इसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। ये बल जिम्मेदार होता है, बाहर की तरफ धक्का लगता है, ये हम सब ने फील किया है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी अचानक से टर्न लेती है, कर्व पे मुड़ती है, तो हम बाहर की तरफ घूम जाते हैं, धक्का लगता है हम पे, हम इधर खिसक जाते हैं थोड़ा सा। वही फोर्स है जो इनको सेपरेट करता है, या कपड़ों की क्लीनिंग करता है, या मिल्क फैट को सेपरेट करता है मिल्क से। तेज तेज घुमाया जाता है ताकि बाहर की तरफ उन पर धक्का लगता रहे और वो आपस में सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, इधर उधर टकरा टकरा करके। तो ग्रेविटेशन नहीं है, कोहेसिव नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात कर चुके हैं। कोहेसिव फोर्स, जिसको हिंदी में सहसंजक बल कहते हैं, वो लगता है सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है। जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको तो हम कहते हैं कोहेसिव। ग्रेविटेशन फोर्स हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी बात कर चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाला है। और अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जो जिम्मेदार है इस गति को करवाने के लिए, रेस्पॉन्सिबल फोर्स है। और ये फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब ये वस्तु घूमेगी तभी ये फोर्स उत्पन्न होगा। तो इन दोनों का कंसेप्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मौत के कुएं में जो बाइक सवार बाइक चलाता है, वो अपनी बाइक को चलाते वक्त अपने टायरों से दीवार पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होता है, वो फोर्स भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The SI unit of universal gravitational constant कैपिटल G is। तो अभी हमने बात की थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू भी लिखी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये उसकी यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट हमने निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में अगर इस केजी स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे तो ये किलो पावर -2 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढ लेना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, फोर्स जो होता है, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं इस एक ऑब्जेक्ट को m ले लूं और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफरेंशिएट अलग करने के लिए उसका कैपिटल M ले लेता हूँ, तो ये देखो ये रिलेशन हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता ही है। यहाँ से मास वैल्यू कट गई, तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये है स्मॉल a। इसी को हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल, इस a को g से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि एक्सेलरेशन इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाए, गुरुत्वीय त्वरण कहलाए। और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर, हम इसको m1 m2 की जगह स्मॉल m और कैपिटल M ऐसे लिख लेते हैं ताकि अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाए। तो ये जो वैल्यू दिख रही है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल a लिख सकता हूँ। तो स्मॉल a मैंने इनको लिख दिया, और साथ में किसका मल्टीप्लाई है? मास का। तो यही तो होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और उसके मास का प्रोडक्ट ही तो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये a को ही तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू में ये वाला a है इक्वल टू g है, तो स्मॉल g। यही तो वजन होता है वस्तु का, भार, उसका वेट। ये तो होता है मास और ये पूरा होता है वेट, तो यही तो फोर्स है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है कि प्रोडक्ट है किस किस का? मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी स्मॉल g का और m का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो गया आंसर। बाकी में रेशो ऑफ मास, रेशो नहीं है, रेशो भी नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, डायरेक्ट सिंपल सा हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। If the distance between the earth and the sun were twice what is that is now the gravitational force exerted on the earth by the sun would be। ये ऐसा कह रहा है कि अगर अर्थ
और सन जो है, दो अलग अलग m1 और m2 हो गए। इनके बीच की दूरी जो अभी है वो अगर 2 टाइम्स हो जाए तो जो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, वो चाहे अर्थ और कुछ भी बोले, चाहे दो ऑब्जेक्ट बोले, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के मल्टीप्लाई के और इनके बीच की दूरी जो है उसके स्क्वायर के। तो दूरी के साथ फोर्स का क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली, और वो भी स्क्वायर के साथ। तो अगर इसको मैं, फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ ये आ रहा है और ये कह रहा है हमने डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया है, तो इस r को अगर मैं 2r कर दूं तो देखना क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया 2r जो क्वेश्चन कह रहा है। तो 2r का स्क्वायर कितना होता है, 4r। तो 4r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर तो यहां पर था ही, ये रहा। नया फैक्टर क्या आ गया है, 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, पहले वाला जो फोर्स था, अगर आपने डिस्टेंस का स्क्वायर या डिस्टेंस दो गुना कर दी है तो नया चेंज क्या आया है, 1/4 हो जाएगा जो ये फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 हो जाएगा फोर्स। तो ट्वाइस होगा नहीं, 4 टाइम्स होगा नहीं, 1/4 होगा जो अभी का है, बिल्कुल ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अगर ये बोलता 3 गुना कर दिए तो हम यहाँ पर 3r कर देते तो आंसर हो जाता 9। तो 9 टाइम्स हो जाता 1/9, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। Suppose the force of gravitation between two bodies is equal, masses is f. If each mass is doubled, ये कह रहा है मास को डबल कर दिया गया है, डिस्टेंस जो है उनके बीच की उसको अनचेंज रखा गया है। तो देखो, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है। इस बार ये कह रहा है जो रेडियस है उसको तो आर ही रखना है इन दोनों के बीच में, लेकिन जो इनके मास है उनको डबल कर दिया गया। तो हमें फोर्स का रिलेशन पता है, मास के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इन दोनों वैल्यूज को डबल कर दो। तो इसको मैंने 2m1 कर दिया और इसको मैंने 2m2 कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ा, देखो 2 इंटू 2 4m1 m2, और ये वैल्यू तो यही है ना, ये देखो ये रही। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये तो वही वैल्यू है। तो नया जो फोर्स है हमारा वो कितना हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है, नया फोर्स पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4f। और डिस्टेंस, ओवरऑल रिलेशन यही है, डिस्टेंस के साथ इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो चाहे जिसको जितने गुना करे, आप उसका इफेक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल g, जिसकी वैल्यू है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है वो जीरो कहां कहां होगा। तो देखो, अर्थ अपने ऊपर गिरने वाली सभी वस्तुओं को इस एक्सेलरेशन से खींचती है, लगातार खींचती है अर्थ। जैसे अगर मैं बताऊं कि ये अर्थ है, इस पर यहां से एक वस्तु अगर गिरना स्टार्ट करे, तो टाइम अभी कुछ नहीं हुआ है, 0 सेकंड, अभी वो वस्तु रुकी हुई है। तो जैसे ही हम उस वस्तु को छोड़ेंगे तो पहले सेकंड उसका वेग, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। पहले 0 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको मैं लगभग लगभग 10 कह देता हूं, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। और जैसे ही अब 1 सेकंड और इंक्रीज हुआ, यानी कि टोटल 2 सेकंड बाद, तो अगेन 10 तो यहीं तक हो चुकी थी, फिर अगेन 10 ऐड हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 20 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगी। और फिर जैसे ही हम उसको नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, अगले एक और सेकंड देखेंगे, तो फिर 20 के अंदर एक और 9.8 यानी कि 10 ऐड हो जाएगा। तो इस बार इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो, लगातार गिरती हुई वस्तु अपना हर सेकंड इंक्रीज करती जा रही है अपनी वेलोसिटी को। और हर जगह आप डिफरेंस देख लो, हर जगह आपको डिफरेंस यही मिलेगा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आप खुद सोच सकते हो, ये वस्तु जब जमीन के टकराएगी तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब ये जमीन पर टकराएगी, इसीलिए हर सेकंड इंक्रीज होते हुए वेग से गिरेगी। इसीलिए हम कहते हैं अर्थ के पास एक्सेलरेशन त्वरण मौजूद है, उसी को हम स्मॉल g से डिनोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू जीरो कहां पर होगी। तो देखो, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरा है पोल्स पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर, चौथा है समुद्र तल पर। तो देखो, पोल्स पर स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर भी प्रेजेंट होती है 9.8। समुद्र तल, तो समुद्र तल तो कहीं पर भी हो सकता है ना, इक्वेटर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो समुद्र तल पर भी प्रेजेंट होती है। तो इन सभी जगह तो प्रेजेंट होती है, लेकिन अर्थ का जो सेंटर है
पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप अपना वजन चेक करोगे तो आप वेटलेसनेस हो जाओगे, भारहीनता की स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए और कहां पर 0 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी की सरफेस से आप बहुत ऊंचाई पर चले जाओ, दूर अंतरिक्ष में चले जाओ, तो वहां जाकर के भी स्मॉल जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पहुंच जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर और पृथ्वी की रेडियस, जितनी रेडियस अर्थ की है उतनी दूरी पर आप ऊपर चले जाओ या उससे और वो बाहर अंतरिक्ष में चले जाओगे तो आपको जी की वैल्यू वहां भी 0 मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारा क्या आंसर होगा, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर भारहीनता मौजूद है, कारण स्मॉल जी की वैल्यू वहां पर 0 हो जाती है। ये कैसे निकाला गया है, ये फॉर्मूला बेस्ड होती है। और फॉर्मूला क्या बताता है, तो फॉर्मूला बताता है जो वैल्यूज हैं उसको कैलकुलेट करना सिखाता है। तो ये फॉर्मूला आपको साफ साफ बताता है कि जो नई वैल्यू होगी वो जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ डेप्थ अपॉन में अर्थ की रेडियस, इस रेशो से निकाला जाएगा। तो अर्थ की डेप्थ अगर हम एकदम केंद्र तक आ चुके हैं सेंटर में, तो ये जो डी की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो जो अर्थ की रेडियस है उसी के बराबर हो जाएगी। तो अगर यहां पर हम वैल्यू डी की जगह भी कैपिटल आर रख दें, तो कैपिटल आर अपॉन आर, ये वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। दैट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू प्रूव है कि सेंटर पर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और वैसे आपको याद ही रखना है अर्थ के सेंटर पर और बाह्य अंतरिक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी है 9.8 वाला, उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो देखो याद रखना, अर्थ जो है इस तरीके से चपटी शेप में है, तो ये बीच में जो यहाँ पर भूमध्य रेखा जाती है और ये पोल्स होते हैं। तो जो पोल्स हैं वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि पोल की जो रेडियस है और जो इक्वेटर की रेडियस है ये आपको ज्यादा दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से, ध्रुवों की रेडियस से क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का, वो होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रेडियस के साथ किस तरीके से रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इक्वेटर पर जो जी होगा वो इस इनवर्स रिलेशन से कम होगा कंपेयर टू पोल के साथ। तो पोल पर जो वैल्यू है पोल्स पर वो इस स्मॉल जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो आंसर तो हमें मिल गया, इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। इसीलिए कहा जाता है आपका वजन आप इक्वेटर की तुलना में यहाँ अगर जाकर के मशीन पे चेक करोगे ना तो आपको पोल्स पे ज्यादा मिलेगा। तो कोई भी वैल्यूएबल चीज अगर बेचनी हो, सोना चांदी, तो कहाँ ले जाकर बेचने में फायदा है, इक्वेटर पे या पोल्स पे, पोल्स पे। क्यों, क्योंकि वहां पर m गुणा जी यही वस्तु का भार होता है और ये g जो है ये एक्सेलरेशन ही है और ये ज्यादा है यहाँ पे, तो ये जो पूरा वेट आएगा निकल करके वो पोल्स पर ज्यादा आएगा। तो आपका वेट भी पोल पर ज्यादा आएगा इक्वेटर के मुकाबले। कारण क्या है, पृथ्वी की शेप की वजह से। इसके अलावा भी ये मैटर करता है अर्थ की रोटेशन वगैरह से। तो ओवरऑल हमें आंसर मिल गया है कि इक्वेटर पर ये थोड़ा सा कम होता है, कि पोल्स पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी ऑफ अ प्लेनेट डिक्रीज विद, यानी इसकी वैल्यू कब कम हो जाती है। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये प्लेनेट अगर पृथ्वी की बात है तो पृथ्वी का प्लेनेट मास है ये, और ये पृथ्वी की रेडियस है, इस पर डिपेंड करेगा। अब ये कह रहा है ये वैल्यू कम कब होगी, तो ये कम कब हो सकती है, या तो रेडियस बढ़ जाए, तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन रेडियस, नहीं इससे तो डिक्रीज, इससे तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो पहला तो यही खत्म हो गया। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन मास, अगर मैं ये अर्थ का मास इंक्रीज कर दूं तो ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है डिक्रीज कैसे होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज होता तो चलता। तीसरा है डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, ये है प्लेनेट का मास, अर्थ का मास। और अर्थ पर जो बॉडी गिर रही है, जो वस्तु गिर रही है, क्या उसके मास से कोई भी लेना देना होता है क्या। क्या आपको यहाँ पर फॉर्मूले में स्मॉल m दिख रहा है क्या, जो कि होता है बॉडी का मास, वो तो है ही नहीं ना फॉर्मूले में, वो वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर।
यहाँ पर सिर्फ उस प्लेनेट का, अर्थ का मास है। दैट मीन्स अर्थ पर कोई भी वस्तु गिरे, हाथी, कुत्ता, बड़ा छोटे आकार का कोई भी वस्तु गिरे, उस वस्तु के मास पर डिपेंड कभी नहीं करता है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को, अपने ऊपर गिरती हुई वस्तुओं को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेम रफ्तार से सबको अपनी तरफ खींचती है। अब चाहे एक कुत्ता गिरे, चाहे वजनी हाथी गिरे, सब सेम समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कारण यही है कि उस वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता है। तो तीसरा भी खत्म हो गया, बॉडी के तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। लास्ट है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये अर्थ की सरफेस है। जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो सरफेस पर मैक्सिमम होती है, सरफेस पर, सतह पर अधिकतम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट पकड़ोगे, या आप नीचे गहराई में अर्थ की रेडियस सेंटर तक आओगे, दोनों तरफ स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है एक हाइट ऐसी आएगी जब आप इतना ऊपर जा चुके होगे कि इस स्मॉल जी की वैल्यू वहां पर ऑलमोस्ट जीरो पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब सरफेस से ऊपर जाते 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 अंतरिक्ष आ जाएगा, वहां पर इस जी का वैल्यू नहीं करता, वहां पर मौजूद वस्तुओं को पृथ्वी अपने तक नहीं खींच सकती। तो अंतरिक्ष में अगर आप जा रहे हो तो हाइट बढ़ा रहे हो ना, तो ये स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जा रही है। गहराई में आप जा रहे हो पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो भी ये स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जा रही है। और जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचोगे, आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या हो जाती है अर्थ के सेंटर पे, कम होते होते जीरो, वहां भी कम होते 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 जीरो तक चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज whirled in a circular path as it was revolving. The rope suddenly snaps then. क्वेश्चन कह रहा है, आपने एक पत्थर को एक डोरी रस्सी से बांध करके आप ऐसे उसको अपने ऊपर सिर के यूं घुमा रहे हो रस्सी से, इस तरीके से आप उसको घुमा रहे हो। पत्थर बांध रखा आपने यहाँ रस्सी से, बीचों बीच से आपने रस्सी पकड़ रखी है और अब आप उसको अपने सिर पे यूं गोल घुमा रहे हो। तो क्वेश्चन है, अचानक से जब ये रस्सी टूट जाएगी तो वो पत्थर कहाँ जाएगा? क्या वो पत्थर लगातार गोल घूमता रहेगा रस्सी टूटने के बाद भी? तो नहीं। देखना, एक यूनिवर्सल लॉ है, कंसेप्ट है कि जो सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी वस्तु जब किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, तो उसको घूमते रहने के लिए एक केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। आपने देखा है जब आप किसी चीज को इस तरीके से घुमा रहे होते हो, जब हम किसी रस्सी को घुमा रहे होते हैं तो ये रस्सी तन जाती है ना, एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, तभी तो पत्थर घूम पाता है। अगर आप सोच के देखो, ये रस्सी में अगर लूज हो इस तरीके से, तो क्या ये पत्थर ऐसे घूम पाएगा क्या? नहीं। पत्थर जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा, ये रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। दैट मीन्स केंद्र की तरफ जहां से आपने पकड़ रखा होगा रस्सी को और आप घुमा रहे होगे इसको चारों तरफ, वहां की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से रस्सी तनती है और ये पत्थर लगातार एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता रहता है। तो ये वो बल है जो आवश्यक होता है इस गति को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, अब अगर ये रस्सी टूट जाए तो घुमाते वक्त, तो आप खुद देखो कि ये वस्तु गोल पथ में क्यों घूम रही थी, क्योंकि इसको लगातार ये बल मिल रहा था। अदरवाइज तो ये इस गोल पाथ को छोड़ करके चली जाती। तो जैसे ही रस्सी टूटी, तो इसकी जिस भी तरफ स्पर्श रेखा में इसकी दिशा होगी, जिस भी तरफ होगा ये अगर सपोज करो यहां होता और रस्सी टूटती, तो ये स्पर्श रेखा में इस तरफ इसकी डायरेक्शन होती, तो ये सीधा इधर निकल जाता, वृत्तीय गति नहीं करता। दैट मीन्स अचानक से स्पर्श रेखीय, टेंजेंट टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से निकल जाता। तो द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली, बिल्कुल ठीक है। रेडियल रूप से बाहर निकलता, यानी क्या ये घूमता हुआ बाहर जाता है ऐसे? नहीं, ये तो खत्म हो गया ना। तो किसी भी तरीके से ये रेडियल नहीं जाएगा, और रेडियल रूप से अंदर, रेडियल तो रहेगा ही नहीं अगर रस्सी टूट गई है तो। ये फोर्स मिलना जरूरी है वृत्तीय गति के लिए। ये फोर्स टूटा, वृत्तीय गति उसी वक्त खत्म, और ये एक सीधी रेखा के अंदर चला जाएगा। यहां होता तो यहां से सीधी रेखा में ये इधर चला जाता वक्त। तो आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। If the earth rotates faster than its present speed, the acceleration due to gravity, यानी स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पृथ्वी अभी की वर्तमान गति जिससे घूम रही है उससे तेज गति से घूमने लग जाए? तो देखो, पृथ्वी जब घूमती है लगातार, तो ये तो है पोल और ये होता है इक्वेटर। तो इक्वेटर पर क्या होगा, और आपको पता है कि
केंद्र की तरफ ही हमेशा वस्तु का, कोई भी व्यक्ति है उसका भार हमेशा केंद्र की तरफ होता है, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी की केंद्र से ही तो स्टार्ट होती है, वहीं तो खींचती है वो हर वस्तु को। तो यहाँ अगर कोई वस्तु खड़ा है, यहाँ पर अगर मैं किसी व्यक्ति को इस तरीके से यहाँ यहाँ पर खड़ा कर दूं, और एक यहाँ पर इक्वेटर पर जो व्यक्ति खड़ा होगा इस तरीके से, आप खुद देखो अर्थ इस तरीके से घूमती है, भूमध्य रेखा के थ्रू यूं घूमेगी, यूं तो घूमती नहीं है अर्थ, यूं घूमती है इस तरीके से। तो आप खुद देखो कि जब अर्थ इस तरीके से रोटेशन कर रही होगी, तो आपको पता है कोई भी वस्तु जब घूम रही होती है तो उस पर बाहर की दिशा में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे हमने बटर या क्रीम सेपरेट की थी, वॉशिंग मशीन वाला कंसेप्ट था। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये इस व्यक्ति पर बाहर की तरफ लग रहा होगा जो इक्वेटर पे मौजूद है, और अंदर की तरफ ग्रेविटी फोर्स है। तो आप देख रहे हो दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इनका डिफरेंस, इनका अंतर होगा। यानी यहाँ पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। वो कम कौन कर रहा है, ये कम कर दे रहा है उसको अपोजिट दिशा में। लेकिन अब देखो अर्थ जब यूं घूम रही है, तो यहां इस पॉइंट पर आते हैं, तो इस पॉइंट पर क्या कोई बाहर की तरफ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग सकता है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो घूमते वक्त आउटवर्ड्स लगता है, और घूमने की दिशा क्या थी, ये वाली। तो यूं घूम रहा था तो इसलिए इधर लगा। ये सेम घूर्णन जब यहां पहुंचेगा, तो इस तरफ तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो ही नहीं सकता। दैट मींस केवल और केवल सेंटर की तरफ अकेला कौन सा होगा, ग्रेविटी होगा, उसको कम करने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर पृथ्वी घूम रही है और उसकी आपने स्पीड बढ़ा दी, तो ये फोर्स बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ते ही, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। दैट मींस इक्वेटर पे खड़ी वस्तु का लिए जो जी की वैल्यू पहले कम थी, वो और ज्यादा कम हो जाएगी। ये फोर्स बढ़ते ही इसको और कम कर देगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जी की वैल्यू में और कमी हो गई। बट वो कहां हुई है, वो हुई है इक्वेटर पर। क्या यहां पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था? नहीं था। तो पृथ्वी चाहे कितना तेज घूमे, उसका फर्क यहाँ पोल पर नहीं देखा जाएगा, ओनली इक्वेटर पे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज एट इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज्ड एट पोल, नहीं, इक्वेटर पे तो इंक्रीज नहीं होगी। डिक्रीज एट इक्वेटर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बट रिमेन अनचेंज्ड एट पोल, बिल्कुल ठीक है। वो मध्य रेखा पर तो कम हो गई है, क्योंकि ये फोर्स कट इंक्रीज हो गया है, ये कम कर देगा इसको। लेकिन पोल्स पर क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement about the mass of a body is correct? मास पूछ रहा है सिर्फ, द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m, द्रव्यमान। भार नहीं पूछ रहा है, वेट नहीं पूछ रहा है, ओनली मास पूछ रहा है। बिकॉज वेट के फॉर्मूले में मास भी होता है और ग्रेविटी भी होती है। ये क्वेश्चन इसको नहीं पूछ रहा है, ये केवल इसको पूछ रहा है। तो उनमें से क्या कथन ट्रू है? इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो ये जो मास है, अगर मैं आपको कहूँ आपके हाथ में एक पेन है, तो उस पेन का मास क्या होगा, उस पेन में जितना पदार्थ लगा है ना, जिससे वो बना है, वो उसका मास है। लेकिन अर्थ के अंदर जब उसका आप वेटिंग मशीन पे वजन चेक करोगे, तो वो वेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही है ग्रेविटी से, उसी का तो वजन वो मशीन दिखाएगी। दैट मीन्स जितना पदार्थ लगा होता है, क्या वो मात्रा ग्रह बदलने पर, आप उसको मून पर ले गए उस पेन को, तो क्या उसमें मौजूद पदार्थ कम हो जाएगा? क्या पदार्थ वही रहेगा, सिर्फ उसका भार कम हो जाएगा, कि भार में ये स्मॉल जी है और ये हर प्लेनेट का अलग होता है। तो मास कभी भी, पूरी यूनिवर्स में मास क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि मास क्या चीज है, उस वस्तु के अंदर मटेरियल की मात्रा है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो याद रखना, पिंड का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, क्या वो हमेशा चेंज होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे? कभी चेंज नहीं होगा। आप उसको किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, इट इज सेम एवरीवेयर, तो वो हमेशा सेम रहेगा मास। आप चंद्रमा पे ले जाओ, आप किसी भी जगह ले जाओ। बट अगर ये क्वेश्चन वेट पर होता, कि भार बदलता है या समान रहता है, तो भार हर प्लेनेट पर अलग हो जाएगा, चंद्रमा पे अलग हो जाएगा। आपका वेट अगर पृथ्वी पे 60 केजी है, तो चंद्रमा पे जाते ही आपका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। कारण वेट के अंदर बैठा है मास इनटू ग्रेविटी, और ये चेंज हो जाती है प्लेनेट टू प्लेनेट। बट ये स्मॉल m कभी चेंज नहीं होता, इट इज सेम एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेट? भार क्या है? देखो वही बात हम कर रहे हैं, भार क्या है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और याद है हमने इसी को, इसी चैप्टर में हमने इसको कन्वर्ट किया था इस फॉर्मूला के अंदर, और इसी ए को हमने जी बोल दिया था, तो हमने ये चीज लिख दी थी। तो देखो वेट एक तरीके का फोर्स ही तो है। तो देखो वेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली स्प्रिंग बैलेंस,
क्या केवल स्प्रिंग बैलेंस से निकाला जा सकता है? ऐसा तो नहीं है। वेट ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, क्या वेट कांस्टेंट रहता है हर प्लेनेट टू प्लेनेट पे? नहीं, वेट में तो स्मॉल जी है, बदल जाएगा, तो ये भी गलत है। द फोर्स, हाँ ये रहा फोर्स, विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, याद है आपको मैंने बताया था कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर वस्तु को खींचती है। तो यहाँ पड़ी हुई वस्तु जो होगी उसका भार भी तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही तो खींच रही होगी पृथ्वी उसको। तो बिल्कुल ये एक तरह का फोर्स है जिसको अर्थ अट्रैक्ट करती है अपने केंद्र की तरफ। तो ये एक प्रकार का वजन, वेट और कुछ नहीं है, एक प्रकार का बल ही है जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ उसकी दिशा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर। तो वेट और कुछ नहीं है, ये बल ही है। इसकी यूनिट, वेट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेट ऑफ ए बॉडी एट ए सेंटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? देखो याद है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी थी? 0। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m गुणा जी। तो अगर जी ही 0 हो गया है तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार क्या होगा? 0 होगा। यानी वस्तु वहां पर वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट देखते हैं। तो वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर का वजन है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है ये पूछ रहा है। तो हमने बात की थी, अर्थ जो है इस तरीके से चपटी है, और पोल पर इसकी रेडियस कम थी इक्वेटर के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा आई थी और यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कम आई थी। अगर डब्ल्यू वेट डिपेंड करता है इस पर, अगर ये चीज ज्यादा है तो वेट भी तो ज्यादा होगा कहाँ पर? पोल्स पे। तो हमने यही तो बात की थी कि आप कोई भी सोना चांदी ले जाकर के बेचोगे, कहाँ फायदा ज्यादा होगा? पोल्स पर, कारण ज्यादा आएगा वेट। आंसर क्या है? मैक्सिमम एट पोल्स, बिल्कुल ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा, इक्वेटर पर सबसे कम होगा। रीजन आपके सामने है कि स्मॉल जी जो है वो डिपेंड करता है किस पर? रेडियस पर, और रेडियस जो है इक्वेटर की ज्यादा थी इसलिए जी की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है? सेम एट एवरी प्लेस पे सेम नहीं होता। मैक्सिमम पे इक्वेटर, यहाँ पर भी नहीं होता, कम होता है यहाँ तो। मोर ऑन माउंटेन्स देन प्लेन्स, विमान पहाड़ों की तुलना में, समतल की तुलना में पहाड़ों पर अधिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, हाइट पर जाने पर आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो ये भी पता है। तो ये सब तो ऐसे ऑप्शन है इसलिए हम डिस्कस नहीं करते इनको। हम तो केवल जो एग्जैक्ट कंसेप्ट होता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। आपको पता है वेट का फॉर्मूला अगेन हम लिख रहे हैं, m गुणा जी होता है। जी की वैल्यू हर प्लेनेट पे अलग होती है। जी, अगर मैं कहूँ मून, चंद्रमा पे जो जी की मून है वो अर्थ के जी की 1/6 होती है। इसीलिए अगर हमारा वेट 60 किलोग्राम है अर्थ पे, तो 1/6 हो जाएगा कहां पर? मून पर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? मून पर हमारा वेट 10 किलो हो जाएगा, और अर्थ पर अगर 60 है तो ये 1/6 का रेशो चलता है स्मॉल जी में, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में हमेशा कितना होता है? 1/6। ये तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है। आपको पता है भार एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो भार अगर 150 न्यूटन पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर आपको पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 होने वाली है, तो वही फर्क इस भार पर पड़ जाएगा। तो ये वैल्यू भी 1/6 हो जाएगी, तो 150 को 1/6 करोगे तो कितना आएगा? 25 न्यूटन। तो चंद्रमा वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, 1/6 वैल्यू आपको हमेशा याद रखना। तो अर्थ का जो 9.8 था ना मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू 1/6 हो जाती है चंद्रमा पे। इसीलिए चंद्रमा पे जब आप, अर्थ पर अगर आप जंप करते हो तो आप तुरंत जमीन पर लैंड कर जाते हो, लेकिन आप चंद्रमा पे जंप करोगे तो आप इस तरीके से काफी समय बाद आप लैंड करोगे यहाँ के मुकाबले। कारण वहां पर नीचे जो खींचने वाली ग्रेविटी है वो कमजोर है, 1/6 ही है हमारे मुकाबले। और अर्थ पर ये वैल्यू 9.8 है जो कि ज्यादा है यहाँ से, इसलिए आप जंप करते तुरंत जमीन आपको वापस नीचे खींच लेती है। यहाँ आप लंबे लंबे जंप करते हुए चल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा। वही बात है, आपको कितना कर देना है, 1/6 कर देना है, जो भी वैल्यू दी जाए तो कितना हो जाएगा, 600 kg बोले चाहे न्यूटन बोले, बात तो वही है। कारण कि वेट जो होगा उसको भी तो फोर्स था, उसकी यूनिट न्यूटन में है। तो 600 है, 1/6 कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन कैन जंप हायर। देखो अभी मैंने बात की थी ऑन द मून सरफेस की, आप चंद्रमा की सतह पर ज्यादा लंबी हाइट जंप कर करके चल सकते हो, छलांग ज्यादा लंबी ऊंची लगा सकते हो। ऐसा क्यों होता है, साफ सी बात है, चंद्रमा पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 1/6 है अर्थ की जी की वैल्यू के, इस वजह से। तो मून की सरफेस रफ है नहीं, बाकी ऑप्शन तो बनाए हुए हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन दैट ऑन अर्थ। बिल्कुल ठीक है, अर्थ की स्मॉल जी की वैल्यू कम है मून के मुकाबले, वो भी कितनी कम है अब आपको पता है, 1/6 है। कूलर देन अर्थ, नो एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से कोई लॉजिक नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल। पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती। देखो कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताऊं, अगर कोई वस्तु इस तरीके से जमीन पर रखी गई है, इस वस्तु का सारा द्रव्यमान जहां केंद्रित होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कह देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। ये इसका बेस है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है या ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ इस तरीके से होगी क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे पुल करेगी अर्थ के केंद्र की तरफ। अगर ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस बेस के अंदर से ही जा रही है, जो इसका बेस है आधार है, तब तो ये चीज स्टेबल रहेगी, एकदम सीधी रहेगी। लेकिन अगर ये वस्तु इस तरीके से अगर हो जाए, अब ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, लेकिन अब जो इसकी लाइन है नीचे की तरफ, क्या वो इसके बेस के थ्रू जा रही है, क्या नहीं जा रही ना। इसका मतलब अब ये चीज गिरेगी ही गिरेगी, ये श्योर हो चुका है, तो ये फॉल कर जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो क्यों नहीं गिरती है। तो आपने देखा होगा कि जो पीसा की झुकी मीनार है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट है, इस तरीके से वो थोड़ी सी टिल्ट है, लेकिन वो गिरती नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब पक्का डेफिनेटली क्या होगा कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है या ग्रेविटी है वो वर्टिकली पक्का इसके बेस को अंदर से इस तरीके से क्रॉस कर रहा होगा, तभी तो ये स्टेबल है, क्योंकि यही तो कंडीशन थी। तो गिरती हुई वस्तु इस तरीके से गिर जाएगी जब ये इसके बेस से नहीं जा रहा होगा वर्टिकल लाइन। लेकिन यहाँ पीसा की जो झुकी मीनार है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन जा रही है वो इसके बेस के अंदर से ही जा रही है, इसलिए ये नहीं गिर रहा है। तो देखो इट इज टेपर्ड एट द टॉप, शीर्ष पे पतला है, तो शीर्ष पे पतला होने से कोई लॉजिक नहीं है। इट कवर्स ए लार्ज बेस एरिया, इसका एक बड़ा आधार है, तो बड़ा आधार होने से क्या हो सकता है, गिर तो तब भी सकता है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोवेस्ट पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लोवेस्ट पे है, ऐसा भी नहीं। The vertical line through the center of gravity of the tower falls within its base। बिल्कुल ठीक है, ये वर्टिकल लाइन इसके बेस से जा रहा है, तो ये तो पक्का हो गया है कि टावर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र का आधार ऊर्ध्वाधर रेखा इसके बेस के भीतर आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर बन रही होगी जरूर, तभी वो नहीं गिर रहा। अगर ऐसे बन जाती तो गिर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य होता है, तो इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षमता यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ही शून्य है, यानी ये आई की वैल्यू क्या है, जीरो। आई की वैल्यू अगर जीरो हो गई है, इस तरफ अगर हम जीरो रख देंगे तो अपने आप v क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये v अपने आप क्या बन जाता है, कांस्टेंट। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा
मैथमेटिकल फॉर्म से निकलने वाला क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली लॉजिकली इसको समझ नहीं सकते। आपको अगर ये चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन तो नहीं हुआ, मैथमेटिकल पॉइंट पे चला गया है, कोई लॉजिक इसमें है नहीं इतना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, किसी कण की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये होती क्या है तो याद रखना, ये एक कोई मास था, हम बहुत दूर से इनफाइनाइट से किसी एक दूसरे मास को हम इस पार्टिकल के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उसमें अगर इसको खींच करके लाएं तो इस दौरान जो वर्क किया जाएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो इसका ये कैपिटल जी हम पढ़ चुके हैं, m1 m2 और अपॉन में दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी जिसको आप लाए हो, तो r, यहाँ r स्क्वायर नहीं होता, ये होती है। और ये नेगेटिव वैल्यूज होती है हमेशा। तो आप देखो नेगेटिव इसलिए होती है कि इस पार्टिकल को वहां से लाने तक का कार्य जो है ना, वो इसी ग्रेविटेशन ने किया होता है, इस पार्टिकल के फील्ड ने किया होता है। दैट मीन्स जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है, तो वो इस मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ही वो कार्य कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होता है। तो एक तो बात हो गई कि ये नेगेटिव होता है। दूसरा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पर कर रही है, तो क्या मास पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, रेडियस पे भी कर रही है। तो देखो, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल मास पे तो कर रही है, पहला ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, नहीं मास पे तो करती है, तो ये गलत हो गया। इट्स ऑलवेज नेगेटिव, हाँ ये बिल्कुल क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। कारण वर्क डन कौन कर रहा है, कि इस पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल एरिया है, फोर्स है, वही उसको लेकर के आ रहा है, तो वही वर्क कर रहा है। और जब कोई खुद वर्क डन करता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं हमेशा हम। तो क्या हो गया, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, डी, बोथ ए एंड सी। और वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाता वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वही है, वर्क डन के बराबर है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, याद भी रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद है प्लस ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, केपलर डिस्कवर्ड, केपलर ने क्या चीजें खोजी थी। तो आपको पता है केपलर के ग्रहों के गति के नियम थे, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे केपलर ने। तो केपलर ने 3 लॉज दिए थे, वो तीनों लॉज प्लैनेटरी मोशन से संबंधित थे, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग थे। और अर्थ, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, ये बात बोली थी। इसके अलावा उसके टाइम पीरियड पे एक स्टेटमेंट, एक लॉ था। और तीसरा था कि इस तरीके से वो जितना लंबा पाथ होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो 3 लॉज थे, वो तीनों प्लैनेटरी मोशन थे, ग्रहों के गति के नियम से संबंधित थे। तो केपलर ने वो दिए थे नियम, तो ये याद रखते हैं। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो ये याद रखने का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लैनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ, ग्रहीय गति के कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है। देखो, केपलर के अभी हमने नियम की बात की थी, केपलर का एक सेकंड लॉ था, वो इस चीज को बताता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये इलेप्टिकल जो पाथ है जिसमें प्लैनेट चक्कर लगा रहे होंगे, और ये सपोज करो सन की पोजीशन है, एक टाइम पे प्लैनेट यहाँ था, कुछ समय बाद वही प्लैनेट यहाँ आ गया, ये प्लैनेट की 2 पोजीशंस होगी। तो जब इसको सन के साथ इस तरीके से इनका एरिया मिलाया जाता है, अब ये प्लैनेट घूम करके, सपोज करो इसमें टाइम जो लगा वो टाइम टी ले लिया, अब ये प्लैनेट यहाँ आ गए इस पॉइंट पर, वही प्लैनेट आगे चक्कर लगाता हुआ यहाँ आ गया। अब वो सेम अगेन टाइम पीरियड के अंदर जो दूरी तय करेगा वो इतनी तय कर लेगा। तो यहां से जब इनके बीच में सन का एरिया ड्रॉ किया गया, तो ये जो अलग अलग 2 एरियाज आए हैं, A1 और A2, अगर टाइम सेम होगा प्लेनेट का, तो ये एरियाज हमेशा क्या मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। यानी कोई वस्तु जब अपने सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, अगर वो लीनियर पाथ में होती, एक सिंपल डायरेक्शन में सीधी रेखा में गति कर रही होती है, तो हम उसका मोमेंटम देखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब वस्तु
किसी कर्व पाथ पर घूम रही होती है तो उसकी ये रेडियस भी आ जाती है। तो मास और वेलोसिटी तो होती है, रेडियस भी आ जाती है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कहलाता है। तो ये यही कह रहा है कि जब ग्रह गति कर रहे होते हैं तो जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो किस लॉ की तरफ ले जाता है? तो ग्रह जब घूम रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि ये कितनी भी दूरी तय कर ले, स्पीड भी सेम रहेगी इनकी, मास भी सेम है, और इस पाथ की जो एक तरीके से डिस्टेंस है वो भी सेम चल रही है। तो अगर सेम टाइम है तो प्लेनेट चाहे कहीं पर भी हो इस पूरे ऑर्बिट के अंदर, वो सन के साथ सेम एरिया कट करता है। यही कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो, क्या कक्षाएं सेम है? नहीं। एरियाज तो बिल्कुल सही है। एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। वो इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये है केपलर का दूसरा नियम गति का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a satellite revolves around the earth in an elliptical orbit, its speed। देखो केपलर के जो नियम थे उसमें यही उसने कहा था कि इस तरीके से प्लेनेट है या जो अर्थ है वो इस तरीके से इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो यूं समझ लो कि ये सैटेलाइट है, ये चक्कर लगा रहा है इलेप्टिकल पाथ में। तो अब उसकी स्पीड, स्पीड के बारे में बात कर रहा है, गति के बारे में। क्या सभी बिंदुओं पर सेम होगी? ग्रेटेस्ट जब होगी जब वो पृथ्वी के एकदम पास होगा, जब ग्रेटेस्ट होगी जब वो दूर होगा। देखो, हमने पहले भी बात की थी कि एंगुलर मोमेंटम होता है जो एम वी आर, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा देखो कि अगर एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अगर v को वहां पर भेज दूं या r को उधर भेज दूं, तो ये कह सकता हूं मैं, अगर ये v इधर चला जाए तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वेलोसिटी। तो अब आप सोच के देखो, जब प्लेनेट, ये अर्थ सपोज कर लो, अर्थ के पास में आया है सैटेलाइट, इसका मतलब उस वक्त अर्थ से इसकी दूरी सबसे कम है। अगर दूरी सबसे कम है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। उसने हमें इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि वो अर्थ के सबसे पास में होगा, यानी वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, अर्थ के जितना पास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी तेज हो जाएगी। तो देखो, इट इज ग्रेटेस्ट व्हेन क्लोजेस्ट टू अर्थ, बिकॉज जितनी दूरी कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहेगा ना। आप सोच के देखो, इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा। मास बदल सकता नहीं सैटेलाइट का, ये दोनों आपस में चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होनी चाहिए। तो एक अगर डाउन होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा ना। तो सीधी सी बात है, ये कम होते ही ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये कह रहा है वृत्ताकार कक्षा में कोई भी उपग्रह जो चक्कर लगा रहा होता है किसी ग्रह के चारों तरफ, उसकी जो टाइम पीरियड है, उसका जो आवर्त काल है कि वो कितने समय में चक्कर पूरा कर लेगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, जब भी कभी कोई सैटेलाइट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो कि किस चीज से वो इंडिपेंडेंट होता है। मास ऑफ द सैटेलाइट, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको मास ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है? नहीं, ये तो मास ऑफ अर्थ है। तो मास ऑफ अर्थ पे तो डिपेंड करेगा, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या उस खुद के घूमते हुए सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करेगा? अगर वो होता तो फॉर्मूले में स्मॉल m लिखा होता, उस पर नहीं करता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी हाइट हो गई, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सब अपने आप गुरुत्वाकर्षण पे तो डिपेंड होगा ही होगा, तभी तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, टाइम पीरियड पर आधारित। नेक्स्ट देखते हैं। ये r+s⁻³ है, ओवरऑल डिस्टेंस है, ये क्यूब है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सैटेलाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट है उसको पृथ्वी के नजदीक ले आया जाए तो उसका चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, टाइम पीरियड जो होता है वो इस तरीके से, अभी हमने बात की थी डिस्टेंस अपॉन में जीएम, तो जो डिस्टेंस है आर प्लस एस थी, डिस्टेंस थी इसकी क्यूब थी, तो हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो दूरी से बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड आर की पावर के साथ अगर मैं कहूं 3/2 है, अगर ये अंडर रूट हटा दिया जाए तो आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो हुआ। तो अगर आपने डिस्टेंस कम कर दी है, आप अर्थ के पास ले आए हो, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंसर है डिक्रीज, कम हो जाएगा। इसके लिए देखो, ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता होंगे तभी आप ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एक दो बार आपके पढ़ रखे हैं, आपने थोड़ा बहुत आइडिया ले रखा है। कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं होता है, जी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओवरऑल अगर हम कहें तो आप टाइम पीरियड को देख सकते हो, इसके साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये ऊपर की तरफ है वैल्यू, और अपॉन में है प्लेनेट ऑफ मास, जो मास का प्लेनेट, इसका पृथ्वी का जो मास है उस पर है। तो यहां से आप दूरी, मास सब पे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर कैन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बी इंस्टॉल्ड, एक भूस्थैतिक उपग्रह को या सैटेलाइट को कहां स्थापित किया जाता है? तो पहले तो याद रखना है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित करते हैं। टोटल 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए अगर अर्थ को पूरे तरीके से मॉनिटर करना है, तो टोटल नंबर ऑफ 3। अभी कह रहे हैं कहां उसको स्थापित करते हैं, तो आप सोच के देखो, अर्थ की जो शेप है या अर्थ जो रोटेशन करती है उस अकॉर्डिंग जो ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के अगर ऊपर उपग्रह को स्थापित किया जाएगा तो वो अर्थ के साथ रोटेशन को मैच कर पाएगा, और अर्थ के साथ रोटेशन को मैच कर पाएगा तो अर्थ के साथ साथ रोटेट हो पाएगा। इसलिए एकदम इसको भूमध्य रेखा के ऊपर ही कहां रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। कहीं पर भी कर दो, किसी भी शहर पे कर दो, बट रखना इक्वेटर पे है, तभी वो इसकी रोटेशन स्पीड को मैच कर पाएगा अर्थ की। और सैटेलाइट का यही काम होता है, जिस प्लेनेट का है वो उसके साथ साथ रोटेट करना। तो आंसर हो गया भूमध्य रेखा के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई इज वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का मतलब भारहीनता थी, मैंने बताया था जब जी की वैल्यू 0 हो जा रही थी, एक तो अंतरिक्ष में, एक पृथ्वी के केंद्र पर। क्वेश्चन कह रहा है वेटलेसनेस, भारहीनता एक्सपीरियंस की जाती है व्हाइल ऑर्बिटिंग इन द अर्थ स्पेसशिप। तो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं, हवा में आपने देखा होगा इस तरीके से उड़ रहे होते हैं वो अंतरिक्ष में, तो उनका भार उस वक्त मशीन पे 0 आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया, एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेविटी। तो देखो जीरो ग्रेविटी, वहां पर उन पर कोई गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए वो वेटलेसनेस, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अगर ये g ही 0 है तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0, इसलिए वो भारहीनता की स्थिति में होते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर भी यही कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट, नहीं है पूछ रहा है, तो जो सही होंगे हम उनको टिक करते चलेंगे। वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेनेट, तो देखो वेट का फॉर्मूला mg, और हर प्लेनेट के लिए स्मॉल जी की वैल्यू अलग, तो हर प्लेनेट पे वेट का मान अलग, बिल्कुल ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, ऑन द मून एंड इन एम्प्टी स्पेस इज सेम, क्या ये जो मास है, द्रव्यमान है, क्या ये कहीं पर भी मून, चंद्रमा, स्पेस हर जगह सेम होगा? तो बिल्कुल सेम होगा। ये तो वो है ना, जो पदार्थ लगा हुआ है, जो मटेरियल लगा हुआ है उस वस्तु में, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। एक पेन को आप अगर चंद्रमा पे ले जाओगे तो पेन दुबला पतला थोड़ी हो जाएगा, पेन तो वैसा ही दिखेगा, उसमें जो मटेरियल लगा है, जो मेटल लगी है, वो तो उतनी रहेगी। ये मास सेम रहता है, बिल्कुल ठीक है। किसी पिंड की भारहीनता, वेटलेसनेस जब होती है जब उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रति संतुलित होता है, बिल्कुल। देखो वेटलेसनेस की कंडीशन वही होती है, जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पैराशूट के बिना अगर गिर रहा है तो उस वक्त केवल उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, कौन, जी। नीचे की तरफ जो एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी है, केवल वही लग रही होती है, यही भारहीनता है। एक एरोप्लेन जब उड़ रहा होता है तो वो वेटलेसनेस की स्थिति में नहीं होता है, कारण उस पर केवल ग्रेविटी नहीं लग रही होती है, उसका फ्यूल उसको आगे की तरफ धकेल रहा होता है, उस पर और भी फोर्सेज होते हैं। तो वेटलेसनेस यानी केवल एक ही फोर्स हो, वो भी ग्रेविटी, तो उसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं। और या अंतरिक्ष में अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो उस व्यक्ति का वेट 0 हो जाता है, तो वो भी भारहीनता है, तो ये भी ठीक है। लास्ट है, वेट एंड मास ऑफ ए बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या वेट यानी कि ये और मास
क्या ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं क्या? और वो भी कहां पर? सरफेस ऑफ द अर्थ पर कभी नहीं होंगी, कारण ये जी जो बैठा है ये इसकी वैल्यू इसमें ऐड होकर के तभी तो ये बनेगी, तो ये दोनों वैल्यू तो कभी सेम होंगी नहीं ना। तो ये बात गलत हो गई, यार हमसे वो गलत ही पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी। देखो, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है पहले तो वो बात करते हैं। पृथ्वी की ये सरफेस है, अगर पृथ्वी की सरफेस से आप किसी वस्तु को जब आप फेंकते हो तो वो वस्तु पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से अगर आप उस वस्तु को बाहर फेंकते हो तो ये वस्तु जब आप पृथ्वी पर फेंकोगे तो ये पृथ्वी पर यूं आकर के और इस तरीके से वापस पृथ्वी की सतह पर गिर जाएगी। लेकिन ऐसा क्या वेग लिया जाए कि ये वस्तु पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है चारों तरफ, उसको भी तोड़ करके बाह्य अंतरिक्ष में चली जाए और कभी पृथ्वी पर लौट करके ना आए। तो हमें एक हर वस्तु को इस ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड है जो गुरुत्वाकर्षण है इसको तोड़ने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। अब वो एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gm/r, यानी कि ये जो कैपिटल जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास प्लेनेट जिस भी प्लेनेट का होगा अर्थ के लिए तो अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा एस्केप वेलोसिटी। और इन जब वैल्यूज को अर्थ के लिए रखा गया तो जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल आंसर आया वो आपको याद रखना है, वो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रखनी है। यानी अगर आप में एक सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर किसी वस्तु को फेंक सकते हो तो उस वस्तु बाहर जाएगी, अदरवाइज वो वापस पृथ्वी पर ही गिर जाएगी। तो आंसर क्या हो गया 11.2। और ये हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी एस्केप वेलोसिटी, और इसी की वजह से अर्थ पर इतनी ज्यादा है, इसीलिए अर्थ के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है, वो वायुमंडल एटमॉस्फेयर इसको छोड़ करके बाहर नहीं जा पाता है। तो अर्थ पर वायुमंडल का पाया जाना ये हाई एस्केप वेलोसिटी की वजह से है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात तो होता क्या है, तो मैं ये कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से विरोध है। विरोध करना, बाधा उत्पन्न करना किस चीज में, अगर आप कोई घूमती हुई वस्तु है वो विरोध प्रोड्यूस कर रही है, जैसे अगर मैं कहूं अपने रोटेशन जो घूम रही है उसमें चेंज का अपोज करना, विरोध करना, वो क्वालिटी कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जो होता है, अगर मैं उसको, इसका सिंबल है ये, उसको इस तरीके से दिखाते हैं। वैसे तो हर स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होता है, हर डिजाइन के लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा। इन जनरल हम अगर हम देखें तो किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे करता है, रोटेशन एक्सिस कितनी दूरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां से कितनी दूरी है उस दूरी पे डिपेंड करेगा। और एक तीसरी चीज और है कि ये जो मास है ये कितना दूर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि जैसे अगर मैं एक आपको टायर बना करके दिखाऊं तो आपने देखा टायर जो होते हैं, टायर के अंदर सारा मास बिल्कुल दूर से दूर रखा जाता है इस तरीके से, बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए पतली पतली ताड़ियां रखी जाती हैं। इसका मतलब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सारा दूर से दूर किया गया है, तो सारा का सारा मास एकदम दूर रखा गया है। बेसबॉल का जो बल्ला होता है वो कुछ इस तरीके से, बेसबॉल का अगर बैट है तो वो इस तरीके से शेप में होता है, कारण यहाँ पतला होता जाता है एकदम, और जैसे जैसे वो दूर, जितनी दूरी पर उसका मास डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना ज्यादा जब उसको घुमाया जाता है तो वो बहुत इजीली स्मूथली रोटेशन के अंदर आएगा, और फिर उसको रोकना उतना ही प्रॉब्लमेटिक है, उतना ही वो रोटेशन में चेंज का विरोध करेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि मास हो और जितना दूर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहां से, रोटेशन एक्सिस से जितना दूर हो, ये रोटेशन एक्सिस से जितना दूर हो, तो खोखले टायर जो होलो टायर्स बनाए जाते हैं वो इसी कंसेप्ट पर बनाए जाते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की कितना दूर ये मास रखा गया है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। केवल किस पे नहीं कर रहा, एंगुलर वेलोसिटी, कि आप इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, किस कोणीय वेग से घुमा रहे हो, कितना तेज आप इसको घुमा रहे हो, उस पर मतलब नहीं है। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं करता, बाकी सब चीजों पे ये करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लीवर वर्क बेस्ड ऑन, लीवर का कार्य किस पर आधारित होता है। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है,
आपने सबने सी सॉ वाला झूला देखा होगा। सी सॉ वाला झूला जो होता है वो किस तरीके से बैलेंस करता है कि अगर यहाँ के एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया जाए, ये जो फोर्स आप 90 डिग्री पे लगाओगे यही तो इसको इस तरफ झुकाएगा, और सेम फोर्स में इस तरफ लगा दो तो ये बैलेंस कर लेगा। तो लीवर यही सब तो होते हैं। तो 3 टाइप के लीवर होते हैं, क्लास 1 2 3। सभी में यही कंसेप्ट होता है। किसी में आप एकदम एंडिंग पर फोर्स लगा रहे हो, किसी में आप सेंटर में लगाते हो। जैसे आपने अगर देखा हो, कैंची होती है, कैंची बीच में से जुड़ी हुई होती है, बीच में उसका रोटेशन एक्सिस होता है और दोनों किनारों पर आप इस तरीके से कैंची से वर्क करवा देते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, टॉर्क, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो होता है वो कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है, वो दूरी और इस फोर्स का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है टॉर्क, बल आघूर्ण। तो लीवर जो होते हैं, लीवर सारे के सारे, जैसे देखो एक पत्थर रखा हुआ है, आपको इस बड़े से पत्थर को उठाना है, तो ये एक स्टिक होगी, आप इस स्टिक के नीचे इस तरीके से यहाँ पर आप फोर्स लगा करके इसको उठा दोगे ना पत्थर को, तो लीवर का टाइप तो काम कर रहा है। तो ये सब लीवर किस पर काम कर रहे हैं, तो जो आप एक फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर, जो इसका रोटेशन स्टार्ट करवा देगा, घुमाना स्टार्ट करवा दे इसको, वो टॉर्क कहलाता है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, पहला ही आंसर मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई मतलब नहीं लीवर को। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो गति का नियम अलग ही कंसेप्ट बताता है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कोई भी लीवर होगा, कैसा भी लीवर होगा, उसमें एक फलक्रम होगा, लोड होंगे, 3 टाइप के लीवर होंगे, तो बहुत डिटेल कंसेप्ट है। मेन लीवर किस पर काम करते हैं, टॉर्क पर, कि आप इधर से कितना फोर्स लगा रहे हो वो इसको रोटेशन स्टार्ट कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर इज, वही लीवर की बात कर रहा है, उसका पूछ रहा है यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है। तो देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमने अभी डिजाइन बनाई थी इसकी एक तरीके से लीवर की, ये बीच वाला पॉइंट ये कहलाता है फलक्रम। फलक्रम जहां से ये जुड़ा होगा, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी गई है जिसको हमें उठाना है, उसको हम लोड कह देते हैं। और आपको एफर्ट कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, तभी तो ये वस्तु इधर उधर मूव करेगी। ये कहलाता है एफर्ट। आप प्रयास कर रहे हो यहाँ से, और यहाँ से आप बाहर उठा रहे हो। तो मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर किसको कहा जाता है, तो ये जो एफर्ट है ये, और ये जो लोड है, इन दोनों के रेशो को ही कहा जाता है क्या, मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर। रेशो ऑफ लोड टू द एफर्ट, ये रहा, भार और प्रयास जो आप कर रहे हो उनका अनुपात ही कहलाता है। लोड और फलक्रम इन दोनों का अनुपात ये नहीं कहलाता। मल्टीप्लाई लोड एंड एफर्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों का रेशो, रेशो आंसर दे देगा कि मैकेनिकल गेन कितना है, इस लीवर से कितना गेन हुआ है, यांत्रिक लाभ पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हील बरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हील बैरो किसका उदाहरण है। देखो लीवर की क्लास है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 टाइप के मैंने लीवर क्लास बताए थे। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड। जो फर्स्ट वाला लीवर क्लास है वो क्या बताता है, देखना। फर्स्ट क्लास लीवर में अगर आपको मैं बताऊं तो एक कैंची जो होती है, आपने कैंची की स्ट्रक्चर देखी है इस तरीके से, यहाँ पर हैंडल, कैंची जो होती है उसका बीच में बीचों बीच फलक्रम है जहां से वो घूमेगा। आप यहाँ पर एफर्ट करते हो और यहाँ से वो वर्क करती है, काटती है, तो लोड जो होता है वो यहाँ आता है। ये जो कैटेगरी है जिसमें बीचों बीच फलक्रम है और उसके दोनों तरफ एफर्ट और लोड मौजूद है, ये कहलाता है फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड क्लास जो लीवर होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो उसके अंदर जो फलक्रम होता है, घूमने वाली एक्सिस है, वो एक किनारे पर आ जाती है। तो इस पॉइंट पर आ गया फलक्रम जहां से घूमेगा। बीच में हम लगाते हैं लोड, और यहां हम रखते हैं एफर्ट, जहां आपको फोर्स लगाना है। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हील बरो। व्हील बरो इसका उदाहरण है। व्हील बरो क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से टायर लगा हुआ होता है, और टायर के साथ में एक इस तरीके की एक ट्रॉली लगी हुई होती है, जो यहाँ से कचरा वगैरह उठा करके आप उसको आगे पुश करके ले जाते हो। तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट पर आप एफर्ट लगाते हो, यहाँ आप कचरा वगैरह फिल कर सकते हो, लोड, और ये वो घूमने वाली रोटेशन है, आप टायर समझ लो इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है व्हील बरो, और ये सेकंड टाइप लीवर का उदाहरण है। अब बात आती है थर्ड टाइप लीवर। तो थर्ड टाइप लीवर क्या होता है, जैसे आपने देखा हो, इस बार इसके अंदर क्या होगा,
एक्सिस तो यही होगी जिसपे फलक्रम होगा, एकदम एंडिंग पे होगा, लेकिन इस बार बीच में आ जाएगा एफर्ट और यहां होगा लोड। जैसे इसका अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपने फावड़ा देखा होगा, तो फावड़ा जो होता है उसमें आप क्या करते हो, एक तरीके से आपको सपोज करो जमीन खोदनी है, तो जो एंडिंग पे लोड है, अगर मैं फावड़े की एक डिजाइन बनाऊं तो इस तरीके से उसके नीचे एक फट्टा सा लगा होता है, यहां से हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो अब आप उसको यहां से पकड़ते हो, एफर्ट यहां करते हो, यहां से वो घूमता है, ये फलक्रम हो गया, यहां से वो घूमता है, जब आप उससे यहां से सामान उठाते हो तो यहां आप उसके लोड देख रहे हो, बीच में आप एफर्ट, और ये फलक्रम वाला घूमने वाला पार्ट। तो एक जो फावड़ा होता है वो थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण है। तो ये वैरायटी है, अब जो जिस तरह का आपको दिखाई दे, जिसके एंड में फलक्रम है, जिसके बीचों बीच फलक्रम है, वहां से आप इन तीन कैटेगरीज को, तीन तरह के लीवर को क्लासिफाई कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन इसको पूछ रहा है, तो ये एक प्रकार का क्लास सेकंड लीवर है, व्हील बर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ। सर्कुलर पाथ ये रहा, इस पर कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति किस टाइप की है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, स्पीड जो होती है, स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं परिमाण। चाल जो होता है उसके पास केवल परिमाण होता है, जैसे वैल्यू ओनली 60 किलोमीटर पर आवर, ये एक वैल्यू है, इसको सिर्फ ये चाहिए। बट वेलोसिटी जो होती है, वेग, वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा डायरेक्शन चाहिए, तो उसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिशा दोनों चाहिए। दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट डायरेक्शन। अब ये वेलोसिटी हो गई है, दोनों अगर हैं तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, तो आप इसको समझना कि अगर ये एक इस तरीके से लगातार चक्कर लगा रही है, तो इसकी हर सेकंड पे डायरेक्शन, अगर ये वस्तु यहां होगी तो हर सेकंड पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। और जब डायरेक्शन अगर बदल रही है, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन है, वेलोसिटी। यानी हर सेकंड क्या बदल रही है, वेलोसिटी तो बदल रही है, ये तो फिक्स हो गया है, हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन क्या स्पीड बदलेगी, स्पीड तो नहीं बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन को तो मैटर मतलब ही नहीं स्पीड से। दैट मीन्स लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो समान बनी हुई है। तो हम देख लेते हैं, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, समान है, नहीं है। स्पीड सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, ऐसा नहीं है। स्पीड सेम है, वेरिएबल वेलोसिटी है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि स्पीड सेम चल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। क्यों, क्योंकि दिशा बदल रही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो सेम है, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो इस गति में एक्सेलरेशन मौजूद है, त्वरण पाया जाएगा इस गति में, क्योंकि त्वरण खुद वेलोसिटी पे डिपेंड है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस त्वरण एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वेरिएबल है, ये बात नहीं बोल सकते, वेरिएबल वेलोसिटी है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। A car undergoes a uniform circular motion. The acceleration of the car, एक समान वृत्तीय गति से गुजर रही है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पर गाड़ी एक चल रही है, वो लगातार एक समान मोशन, एक समान गति से है, सपोज कर लो 60 किलोमीटर पर आवर से लगातार इस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं। तो पहली बात, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्शन हर सेकंड बदल रही है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन, त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दैट मींस वेलोसिटी तो चेंज हर सेकंड हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और डेल्टा वी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और टाइम भी कुछ लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। दैट मीन्स त्वरण कुछ ना कुछ तो आएगा, त्वरण जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो त्वरण जो है वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट,
तो बिल्कुल ठीक है, नॉन जीरो होगा बट कांस्टेंट होगा। तीसरा है नॉन जीरो बट नॉट ए कांस्टेंट। नॉट ए कांस्टेंट हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने यूनिफॉर्म एक समान वृत्तीय गति बोल दी। नेक्स्ट देखते हैं। For a missile launched with the velocity less than the Earth's escape velocity, the total energy। एक मिसाइल छोड़ी जा रही है जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है, जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमने देखी थी, क्वेश्चन कह रहा है उससे कम वेलोसिटी देकर के छोड़ी गई है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वो मिसाइल वापस पृथ्वी पर आकर के गिरने वाली है या पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके नहीं जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी दो ही हो सकती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी तो बात हम कर चुके थे कि वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसकी बात हमने की थी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, वो होती है वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। वी है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ कम दी गई है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये तो इतनी ज्यादा होगी नहीं। जीत कौन जाएगा, जो अर्थ की फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। और वो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, उसकी वैल्यू भी देखी थी, उसका फॉर्मूला भी देखा था। माइनस जी कैपिटल एम एम अपॉन में आर प्लस एच, वो नेगेटिव वैल्यू थी। तो वहां पर हमने बात की थी इस चीज की। तो अगर एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, जिसमें वी की वैल्यू कम है, और फाइनल उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के सॉरी ग्रेविटेशन में रहना है, तो ये वैल्यू जीत जाएगी। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में से ज्यादा वैल्यू नेगेटिव की है, तो क्या होगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अगर ये ज्यादा होता तो ये वैल्यू बढ़ जाती, ये कम हो जाती तो पॉजिटिव हो जाता, बट वो 11.2 से कम फेंका गया। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों। वायुमंडल का पाया जाना आपको मैंने बताया था एस्केप वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अर्थ की बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ को वायुमंडल छोड़ करके नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी जरूर कम होगी। तो हम देख लेते हैं। इट इज नियर टू अर्थ, रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द एस्केप वेलोसिटी, आंसर एस्केप वेलोसिटी ही देगी, ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट यानी मून पे, इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हियर। यानी वहां पर जो वर्ग माध्य मूल वेग है, उससे भी कम है अणुओं का वेग, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो वो चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं वो छोड़ करके, अगर हुए भी तो। इसलिए वहां पर एटमॉस्फेयर पाया नहीं जाता। तो आंसर क्या हो गया, डी। एस्केप वेलोसिटी का हायर होना जरूरी है फॉर प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स इज अ पुश, बल एक धक्का है, विच कैन चेंज, यानी बल क्या कर सकता है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है। विच कैन चेंज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, बिल्कुल ठीक है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है पोजीशन में। आप किसी को धक्का लगा करके उसकी स्थिति हिला सकते हो, आप इसको इधर उधर मूव करा सकते हो, तो पहला काम ये कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है, किसी की गति को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है मूवमेंट को। तीसरा काम क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कोई गाड़ी जा रही थी किसी भी दिशा में, उसको धक्का दे करके आपने उसकी दिशा बदल दी, अभी भी वो गतिशील है तो आपने उसकी दिशा बदल दी, आपने उसको पोजीशन बदल सकते हो, आप उसकी गति को रोक सकते हो। ये काम कर सकता है कोई भी फोर्स। तो देख लो, विच कैन चेंज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल ठीक है। विच कैन चेंज द पोजीशन एंड कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, नहीं, डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। आप धक्का दे करके इधर उधर कर सकते हो, दिशा बदल सकते हो किसी की भी। शेप ऑफ ए बॉडी ओनली, नहीं। तो आंसर क्या है हमारा, दोनों चीजें बदल सकता है, और खैर रोक भी सकता है किसी। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल नहीं है। संपर्क बल वो होते हैं जिनको आपस में, ऑब्जेक्ट को आपस में टच करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है, तभी वो एक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण बोलूं आपको, फ्रिक्शन, घर्षण जो होता है, दो वस्तुएं, ये एक सरफेस है, इस पर ये वस्तु रखी गई है, जब हम इस वस्तु पर इधर फोर्स लगाते हैं तो ये वस्तु नीचे की दिशा में फ्रिक्शन जनरेट करने लग जाती है। तो कांटेक्ट जरूरी था, तभी तो फ्रिक्शन ने काम किया। तो ये टाइप कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिनमें कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप मैग्नेट, चुंबक जो होती है, चुंबक के आसपास भी अगर आप आयरन को लेकर के जाते हो तो आपको खिंचाव फील होता है, बिना टच किए भी इसका फील्ड काम करता है।
ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये सब वो हैं जिनमें आपको टच नहीं करना पड़ता, कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ता। फ्रिक्शन में लाना पड़ेगा, टेंशन फोर्स जो होता है तनाव बल उसमें लाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स मांसपेशीय बल उसमें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो ये कुछ उदाहरण है कांटेक्ट के और ये है नॉन कांटेक्ट के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ए कांटेक्ट, पुश करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल देखो हमने यहाँ बात की, तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है। एक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, बिना कांटेक्ट के भी ग्रेविटेशन काम कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, स्थिर वैद्युत बल क्या है? तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, नाम में ही इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज मौजूद होते हैं, आवेश, और अगर चार्ज मौजूद हैं तो एक बल का अनुभव, दो चार्ज अगर आपस में आसपास रखे गए हैं तो इनके बीच में बल का अनुभव लगेगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। बट चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, स्थिर वैद्युत बल काम करता है। तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, चार्ज होना जरूरी है, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, कांटेक्ट फोर्स तो नहीं चाहिए होता इसको, ये दूर से काम करेगा। तो ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, तो आवेश मौजूद होंगे तो ये फोर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, the tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called। देखो कोई वस्तु है, अगर वो रुकी हुई है, रेस्ट पे है, ये एक फुटबॉल है जमीन पे ऐसे रखी हुई है, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगी अनलेस, जब तक कि आप इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, जब तक ये यूनिवर्स में हमेशा किस पे रहना चाहेगी, रेस्ट पे। और जब आप इसको किक मार दोगे तो अब ये गति कर रही होगी, इस तरीके से अपनी पोजीशन बदल रही होगी। अब ये लगातार मोशन में बने रहना चाहती है, गति करते रहना चाहती है, जब तक कि इस पर या तो घर्षण बल इसको ना रोक दे या कोई हम बाहर से हाथ पैर लगा के ना रोक दें। यानी रेस्ट वाली चीज रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन करती हुई चीज मोशन में रहना चाहती है। और ये ऐसा इनमें कौन करवा रहा है, तो ये करवाता है इनका इनर्शिया, जड़त्व। तो जड़त्व वही प्रॉपर्टी है जो हमेशा किसी भी चेंज का अपोज करती है, विरोध करती है। इन जनरल हम इसको मास कह सकते हैं, या ये मास के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई क्वांटिटी होती है कि जितना ज्यादा मास होगा, जितनी हैवी वस्तु होगी, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, यानी उसमें एक विरोध होगा अपनी पोजीशन को चेंज करने का, रेस्ट को चेंज करने का या मोशन को चेंज करने का। तो ये कहलाती है उसकी इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं ना गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो इसी से तो जुड़ा हुआ है। उसी को हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, कि वस्तु रुकी हुई है अपने इनर्शिया की वजह से तो गति नहीं करना चाहेगी अनलेस आप उस पर फोर्स ना लगाओ। नेक्स्ट देखते हैं, when a running car stops suddenly the passenger tends to lean forward because of, देखो अभी हमने बात की थी, ये देखो ये फुटबॉल गति करते रहना चाहेगी जब तक इस पे हम फोर्स ना लगाएं। तो अगर ये कार थी और ये कार लगातार गति करना चाहती है जब तक कि इस पर फोर्स ना लगाएं, तो कार में जब ब्रेक लगता है सडन, तो ब्रेक कार पर तो अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हम बैठे होते हैं, हमारे अपर बॉडी पार्ट पर अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो हमारा बॉडी पार्ट तो लगातार मोशन में बना रहना चाहेगा। तो हमारा इनर्शिया तो यही कहेगा कि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। ब्रेक गाड़ी पे लगा है, हम पर नहीं लगा, तो हमारा अपर पार्ट जो सीट बेल्ट से बंधा हुआ नहीं है वो आगे की तरफ उसको धक्का महसूस होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या है, किस वजह से झुकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया है कि वो इनर्शिया की वजह से झुकते हैं, लेकिन अब वो मोशन वाला इनर्शिया है या रेस्ट का? तो आप देखो कार रनिंग थी, चल रही थी, लगातार थी, रुकी भी तो नहीं थी, मोशन में थी, तो उस वक्त कौन सा इनर्शिया हावी था? मोशन वाला इनर्शिया हावी था। अगर वस्तु रुकी भी होती तो ये वाला इनर्शिया हावी होता। जैसे अचानक से रुकी हुई वस्तु पर गाड़ी तेज स्पीड से आगे जाती है तो उस वक्त हम लोग पीछे हट जाते हैं, तो हम जो पीछे झुकते हैं वो हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। लेकिन ये तो ब्रेक लगाने पर हम गतिशील थे, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम इज मेजर्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल होता है P, संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुणा में वेलोसिटी, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को
संवेग कहा जाता है। संवेग क्या होता है? तो अगर मैं आपको कहूं कि एक डॉग है, कुत्ता है, कम वजनी है, और एक हाथी होता है बहुत भारी भरकम, दोनों सेम स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ते हुए आपकी तरफ अगर आ रहे होंगे, तो आपको पता है कि कौन आपको, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों जब टकराएंगे तो हैवी इंपैक्ट किसका होगा? एलिफेंट का, बिकॉज अकेला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ में जब कौन आ जाता है? मास। तो अब ये हाई मोमेंटम से टकराएगा और ये लो मोमेंटम से टकराएगा, तो इसकी चोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी, बट इसकी चोट से डैमेज होगा। दैट मीन्स मास जब वेलोसिटी के साथ जुड़ जाता है तो मोमेंटम बन जाता है। जैसे आपने लॉन्ग जंप वाले धावक देखे होंगे, वो जंप करने से पहले दौड़ते हुए आते हैं, कारण मास तो उनके पास है, उनको क्या चाहिए? बस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी गेन करने के लिए उनको पीछे से दौड़ते हुए आना पड़ेगा ना, तभी जाकर के तो वो हाईएस्ट मोमेंटम के साथ जंप कर पाएंगे। ये सब खेल मोमेंटम के हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? मास की किलोग्राम और इसकी मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? मोमेंटम। एक टर्म और होती है इम्पल्स, आवेग कहते हैं इसको। ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन होता है? फोर्स और टाइम का। ये कहलाता है इम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं। When a ball bounces off the ground, which of the following changes? जब एक गेंद जमीन से उछलती है तो इनमें से क्या बदल जाता है? देखो, एक ये गेंद है, ये जमीन है। गेंद जब इस तरीके से आ रही होती है तो गेंद का कुछ ना कुछ मास होगा, कोई ना कोई गेंद वेलोसिटी लेकर के आ रही होगी। जब ये आकर के यहाँ पर टकराएगी इस तरीके से, और टकरा करके अगेन जब ये वापस, मैं कहूँ कि जब ये अगेन वापस जा रही होगी तो ये यहाँ होगी बाउंस करके। ये पूछ रहा है इस चेंज में क्या चेंज हो जाता है? तो मास तो ये रहेगा इसका। वेलोसिटी आपको पता है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, हमने पहले बात की थी, इसको डायरेक्शन की नीड होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले डायरेक्शन इसकी इस तरफ थी, अब डायरेक्शन वेलोसिटी की इस तरफ है। तो मैं यूं कहूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है, पहले के मुकाबले चेंज हो गया साइन। तो पहले वेलोसिटी थी, मोमेंटम था m इंटू वी टकराने से पहले, अब कितना हो गया है? माइनस एम वी। तो मैं अगर कहूं कि चेंज कितना आया है, क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम नेट एम वी माइनस माइनस एम वी, चेंज निकाल लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 mv। यानी पहले मोमेंटम mv था, टकराने के बाद मोमेंटम 2 mv। तो चेंज किस में आया है? मोमेंटम के अंदर चेंज हो गया है। तो अचानक से क्या बदल गया है? मोमेंटम चेंज हो चुका है, गति नहीं, संवेग। बाकी चीजें देखते हैं। स्पीड, क्या स्पीड को डायरेक्शन से चाहिए होता है, कोई मतलब होता है? नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर इसको डायरेक्शन से ही मतलब नहीं है तो ये तो नहीं बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब स्केलर क्वांटिटी हैं, सब अदिश राशि हैं। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनमें कोई चेंज नहीं आना है। लिखा हुआ है कि ऊर्जा की हानि नहीं हुई है जमीन पर, दैट मीन्स ये सेम रहेंगे। स्केलर हैं, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मोमेंटम में वेलोसिटी बैठी है जिसको डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, देखो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है, रुके हुए रहना चाहती है, तो उसका इनर्शिया है जो उसमें चेंज में विरोध करता है, उसको रुके हुए में रहने में हेल्प करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कह देते हैं। इसके अलावा गैलीलियोस फॉलिंग बॉडीज लॉ भी इसी को हम गति के प्रथम नियम को कहते हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं आलसी है, जो रेस्ट पे है रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में है गति करते हुए वो लगातार मोशन में रहना चाहती है, अनलेस कि इन पर बाहर से एक क्या अप्लाई ना हो? फोर्स। तो वो किस वजह से है? ये विरोध कौन कर रहा है चेंज में? इनर्शिया। नेक्स्ट देखते हैं। इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, द लॉ इज नोन एज। अभी बात की कि अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वस्तु गति करना नहीं चाहती। इसको हमने कौन सा लॉ बोला? अभी हमने बोला था इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
जिसमें जब तक बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वस्तु गति नहीं करेगी, उसका इनर्शिया गति नहीं करने देगा। तो गति का पहला नियम। नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, मोमेंटम संवेग होता है, उसमें परिवर्तन की दर यानी टाइम, दर का मतलब रेट का मतलब हमेशा होता है बेस में टाइम आएगा, किस रेट से वो चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब वो टाइम पूछ रहा है। तो देखो मोमेंटम क्या थी, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज, यानी हम अपॉन में टाइम ले आते हैं। अब आपको याद है त्वरण को हमने क्या कहा था, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज, यानी v अपॉन में t को हम क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, त्वरण तो लिख सकते हैं। तो m तो ऐसा का ऐसा, और साथ में इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, a। तो याद आ रहा है m a किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो ये चीज किसके बराबर है, बल के बराबर है ये। जब आप संवेग में परिवर्तन की दर देखते हो, समय कितना लगा है, यानी कि इस संवेग में चेंज होने में जो समय लगा था उसको क्या बोलते हैं, तो फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करो, प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपसे त्वरण पूछ रहा है तो हम फोर्स अपॉन में मास कर सकते हैं। तो फोर्स कितना है 6 न्यूटन, और मास किलोग्राम में ही दे रखा, ऑलरेडी ग्राम में होता तो हम चेंज करते। तो 3, तो कितना आ गया आंसर 2। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हमें मिल गया एक्सेलरेशन 2। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण किसके साथ व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स रिलेशन रखता है। तो देखो दूसरा नियम मास इनटू एक्सेलरेशन को बता रहा है, सिंपल सा। यहां से अगर कहें एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, इसको बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, यानी ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब मैं मास को इधर ले जाऊं तो F अपॉन में m हो जाएगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का किसके साथ इनवर्स रिलेशन दिख रहा है आपको, व्युत्क्रम रिलेशन दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, मास के साथ, द्रव्यमान के साथ। और बिल्कुल ठीक बात भी तो है। अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को जिसका मास ज्यादा है, अगर आपको उसको एक्सेलरेशन के अंदर अगर लाना है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है ना। तो वही बात है, इनवर्स रिलेशन चलता है मास के साथ। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन है मास के साथ, द्रव्यमान के साथ। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे ग्रेविटेशन के, और कुछ मिक्स क्वेश्चन फोर्स के। तो आपने प्रैक्टिस करना, काफी अच्छे लॉजिकल थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ डेटा आधारित थे, कुछ में फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बाकी सब लॉजिकल क्वेश्चन थे। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में दूसरे की प्रैक्टिस और किसी की करेंगे।